Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Hello team, welcome back to Tutelage Academy. I welcome you all to the third topic on labor legislation, third session on labor legislation, which is Mines Act 1952. इसके पहले हमने यूनिट 7 में क्या क्या कवर किया है? यूनिट 7 में हमने बेसिक्स लेबर लेजिस्लेशन के कवर किए हैं, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन देखा है, मिसलेनियस लेबर लेजिस्लेशन के टॉपिक्स डिस्कस किए हैं एंड ILO के बारे में डिस्कस किया है, फंडामेंटल राइट्स और DPSPs के बारे में डिस्कस किया है, जिनके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. उसके बाद हमने फैक्टर्स एक्ट डिस्कस किया है लास्ट 2 सेशन में. एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ माइंस एक्ट 1952. मेरी कोशिश यही रहेगी इस सेशन में कि माइंस एक्ट के सारे प्रोविजंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आज के सेशन में इंक्लूड किया है, और सब कुछ आपको आज और अभी याद होता चला जाए. इट वुड जस्ट बी अ रिवीजन टू रिमेम्बर इट. आपको अलग से इसमें बहुत ज्यादा टाइम डिवोट ना करना पड़े. सो विल स्टार्ट विद द सेशन. विल स्टार्ट विद द सेशन 1A. किसका आंसर आ गया ऑलरेडी? नेहा मिश्राम का. ओके नेहा, वेरी गुड. माइंस एक्ट 1952 कब आई है इम्प्लीमेंट? किस दिन हुई है? 1 जुलाई. देखिए, एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हेन डिड फैक्ट्रीज एक्ट केम इनटू फोर्स, और डेट थे, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी एक्ट का पूछा जा सकता है यार. इसलिए ना मैंने हर एक्ट का बता दिया है आपको. आप माइंस एक्ट की हेडिंग दीजिए और हेडिंग के बगल में भी लिख दीजिए 1 जुलाई 1952. तो उससे क्या होगा कि अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, आपको दिखता रहेगा माइंस एक्ट के साथ जो डेट रिलेटेड है वो 1 जुलाई है. एग्जाम में आपको डेट लिखना तो नहीं है, बस डेट रिकॉल करना है. 4 ऑप्शन रहेंगे तो रिकॉल तो आप कर सकते हैं ऐसे, है ना. स्मार्ट वर्क इज नीडेड. तो फिर चलिए देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 1 जुलाई 1952. द एक्ट एंड रूल्स आर एप्लीकेबल टू माइन एंड गवर्न्स ऑल बोरिंग, borewell, oil well, shaft, open cast working, underground working, productive work carried out in or adjacent to the mines, workshop and stores, power station. तो माइन, ये जो एक्ट है ये कहाँ पर एप्लीकेबल है? तो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू माइंस. और इसके अलावा इतनी जगह ये एक्ट एप्लीकेबल है. कहीं पे भी तो समर आने वाला है तो बोरिंग्स काफी ज्यादा होती हैं. समर जब आने वाला रहता है तो ऑयल वेल के भी जगह बोरिंग होती है. शाफ्ट में क्या होता है? शाफ्ट में ओपन कास्ट माइनिंग होती है कि ग्राउंड में ही ग्राउंड को ही नीचे थोड़ा शार्प सा बना के फिर वहां से कोल या कोई और मिनरल निकालते हैं. ओपन कास्ट वर्किंग, अंडरग्राउंड वर्किंग, प्रोटेक्टिव वर्क कैरिड आउट एडजेसेंट टू द माइंस. माइंस के बगल में जो भी काम चल रहा है. वर्कशॉप और स्टोर्स जो कि माइन में है. ये माइंस है, माइंस के बगल में वर्कशॉप है कोई या फिर स्टोर है, तो वहां पे भी हमारा माइंस एक्ट गवर्न करता है. पावर स्टेशन, ट्रांसफॉर्मर जो कि सिर्फ माइंस को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए है, उन पे भी माइंस एक्ट एप्लीकेबल है. ओके. सेक्शन 2JJ ऑफ माइंस एक्ट डिफाइंस द टर्म मिनरल्स. मिनरल्स को क्या डिफाइन करता है? सेक्शन 2JJ. Section 2JJ defines the term mineral, and it means all substances which can be obtained from the earth by mining, digging, drilling, dredging, hydraulic quarrying, or by any other operation, and includes mineral oil, which in turn include natural gas and petroleum. तो natural gas, petroleum भी हमारे mineral के definition में आते हैं. Section 2JJ mineral. ओके. तो माइंस एक्ट कहाँ का एप्लीकेबल है? हमने याद किया 2JJ मिनरल का डेफिनेशन हमने याद किया, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए. आई विल बी बैक इन 30. यस, सो आंसर विल बी 2 का A. यस, सॉरी फ्रेंड्स, आई वाज गॉन फॉर अ मिनट, कुछ इंटरप्शन आ गया था. चलिए, तो सेक्शन 2A इज एजेंट. 2 का आंसर हो गया एजेंट, है ना. तो चलिए, वन मोर थिंग. सेक्शन 2JJ defines mineral and section 2J defines mine. 2J is for definition of mines and 2JJ is for definition of minerals. Okay. Agent क्या होता है? Agent कोई भी ऐसा person who is acting on the behalf of owner, takes part in management, control, supervision और direction of the mine. ठीक है. कोई भी person जो कि अगर mines है किसी एरिया में तो उसका ओनर है या फिर ओनर कहीं और रहता है, इस लैंड का ओनर कहीं और रहता है फॉरेन में, तो रख रखाव कर रहा है. कोई भी जो इस लैंड का सुपरविजन कर रहा है, जो डायरेक्शन कर रहा है, वो हमारा एजेंट है. ओके. नेक्स्ट, द ओनर एंड एजेंट ऑफ एवरी माइन शैल ईच बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फाइनेंशियल एंड अदर प्रोविजंस
and for taking such other steps as may be necessary for compliance with the provision of the act. माइंस एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, उसके सारे प्रोविजन ठीक से अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, या तो ओनर या फिर एजेंट दिखेगा. द ओनर और एजेंट कैन अपॉइंट देमसेल्व्स एज मैनेजर. और ओनर और एजेंट अगर मैनेजर बन सकते हैं अगर उनके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है. अगर 10 पास या 6 पास 8 पास कुछ ऐसा होगा तो नहीं. अगर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है तो दे कैन अपॉइंट देमसेल्व्स एज मैनेजर एज वेल. और अगर if they assume the role of manager, they shall be responsible for overall management, control and supervision. Okay, yeah, so owner or agent can work as manager if they have the prescribed qualification. Done. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which amendment of Mines Act provides that the person working in mines should be not less than 18 years of age. तो पहले क्या था ना, 1983 हमारा आंसर होगा. तो 1983 से पहले, हाँ 1983 एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है. इसके पहले कोई भी पर्सन 16-17 साल का एडोलेसेंट भी माइंस में वर्क करता था. बट 1983 का जो अमेंडमेंट आया उसके बाद द माइनर्स आर नॉट अलाउड टू वर्क इन माइंस. ओके, या वी विल कीप रिमेम्बरिंग दिस थिंग्स. तो माइंस एक्ट में कौन से ईयर का अमेंडमेंट है इम्पोर्टेंट? 1983. ओके, चलिए नेक्स्ट. The owner, agent or manager of a mine, in case of any objection on order or notice given by inspector or chief inspector, can appeal to central government within. देखिए, चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर होते हैं ना, वो कभी भी आ सकते हैं चेक करने के लिए कि माइंस एक्ट का प्रोविजन अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना. वो लोग सेफ्टी, वेलफेयर, हेल्थ ये सब कुछ चेक करते हैं विदिन 1 मंथ. हाँ, 4 का बी. रोहित का आंसर आया, बिल्कुल सही. ओनर, एजेंट और मैनेजर. देखिए, इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर कभी भी माइंस में आकर के चेक कर सकते हैं प्रोविजन अप्लाई हो रहा है कि नहीं. तो इनकेस इन लोगों ने कोई नोटिस भेजा और ओनर, एजेंट या मैनेजर को ऑब्जेक्शन है तो वो 1 मंथ के भीतर किसको अपील करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को. माइंस एक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमारी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट. माइंस, रेलवेज, ऑयल फील्ड, इन सब में माइंस, रेलवेज, ऑयल फील्ड, इन सब में जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो कौन सी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. ओके, यस, अनलाइक फैक्टर्स एक्ट इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होगा. Which of the following is not true? Certifying surgeon is appointed by central government. Medical certificate should be maintained as long as person employed and 10 years thereafter. Medical certificate should be maintained as long as person employed and 5 years thereafter. None of the above. देखिए, ये जो हमारा माइंस एक्ट है ना, माइंस एक्ट है, ये बहुत ज्यादा सिमिलर है किसके? फैक्टरीज एक्ट के. ठीक है, इसमें भी हमारे प्रोविजन है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, सर्टिफाइंग सर्जन, एंड देन हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, इन सब के जितने भी प्रोविजन थे ना फैक्टरीज एक्ट में, उसी तरीके से कहीं कहीं पे बहुत सारी चीजें चेंज भी है लेकिन प्रोविजन है, चैप्टर है. लेकिन अनलाइक फैक्टरीज एक्ट आपको माइंस एक्ट में सारा नहीं पढ़ना है. यू डोंट हैव टू स्टडी ऑल, क्योंकि ये भी बहुत लंबा सा एक्ट है. आपको जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ करवा दिया जाएगा. जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में इससे बनते हैं उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज मैंने आज के सेशन में इंट्रोड्यूस किए हैं. तो आई थिंक अगर आज आप ये सेशन को अच्छे से देख लोगे और हमारे नोट्स पढ़ लोगे, दैट विल बी एनफ. 5 का 1 और बी और सी दोनों आंसर आ रहा है. ऑब्वियसली बीएससी में से कोई एक होगा तो हमारा आंसर यहाँ पे सी है. सर्टिफाइंग सर्जन इसमें सेक्शन 11 में है. Section 11 defines certifying surgeon under chapter 2. Chapter 1 में preliminary होता है. Chapter 2 defines inspector and but basically नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 1 में तो माइंस और मिनरल का डेफिनेशन रहता है. चैप्टर 2 में जो मेन फिर जो बॉडीज होती हैं उनका डेफिनेशन होता है. तो इंस्पेक्टर का डेफिनेशन है और सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में सेक्शन 11 में है अंडर चैप्टर 2. ओके, सर्टिफाइंग सर्जन ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा. अगर ये फैक्टरीज एक्ट होता तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होता. और मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी सर्टिफाइंग सर्जन देता है तो शुड बी मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज पर्सन एम्प्लॉयड एंड 10 years thereafter. और उसके 10 साल तक भी वैलिडिटी इसकी रहती है मेडिकल सर्टिफिकेट की. तो ये आपको याद रखना है, मेडिकल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नेक्स्ट 10 years तक होगी. सर्टिफाइंग सर्जन सेक्शन 11 अंडर चैप्टर 2. फिर एज पर द एक्ट ओनर अंडर सेक्शन 2L, सेक्शन 2L, 2J, 2JJ, 2L अमेंडमेंट ऑफ 1983 है ना. अब 2L में क्या है? ओनर है. 2L में किसका डेफिनेशन है? ओनर का है. अ पर्सन हु मेयरली रिसीव्स अ रॉयल्टी, रेंट और फाइन. बिल्कुल गलत. ओनर तो पूरा कंट्रोल और सुपरविजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मेयरली द ओनर ऑफ द सॉइल नॉट इंटरेस्टेड इन मिनरल, ये भी नहीं होगा. अब बचा ए और बी. ठीक है,
मेयरली द प्रोप्राइटर, यहाँ पे मेयरली क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटर है माइन का। अगर माइन में कोई लीज है या ग्रांट है तो उसका माइन का प्रोप्राइटर है इन रिलेशन। तो ये कैसे, आप पॉइंट नंबर बी आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? पॉइंट नंबर बी ज्यादा जरूरी है ना। ओनर इज रिस्पॉन्सिबल टू सी इफ माइंस एक्ट के सारे प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। ओनर ध्यान रखेगा, ओनर ध्यान रखेगा कि जो कुछ भी वहां पे चीजें चल रही है वो लीगल तरीके से चल रही है, लॉफुल है, ठीक है। और ओनर पूरा लैंड को कंट्रोल करेगा, सुपरवाइज करेगा। जो भी नोटिस आएगी ओनर या एजेंट ही डील करेगा। चीफ इंस्पेक्टर से ओनर और एजेंट डील करेगा, सर्टिफाइंग सर्जन से ओनर या एजेंट डील करेगा। तो ही इज इन 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 रिलेशन टू माइन बिजनेस ऑब्वियसली। इसके अलावा प्रोप्राइटर के अलावा वो ये सारी चीज करेगा बीइंग कैरी ऑन बाय लिक्विडेटर और रिसीवर। माइन बिजनेस जो भी कैरी ऑन कर रहा है, तो पॉइंट नंबर बी होगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो ओनर इज, ओनर मीन्स एनी पर्सन हु इज रिलेटेड टू माइन बिजनेस कैरीड ऑन बाय अ लिक्विडेटर और रिसीवर। तो लिक्विडेटर और रिसीवर के थ्रू माइन का बिजनेस कैरी हो रहा है, तो उससे वो रिलेटेड है, दैट इज उससे वो रिस्पॉन्स, मतलब उससे वो कंसर्न है, रिलेटेड है कि कौन लिक्विडेटर या कौन बिजनेस करा रहा है, और वो पूरा कंट्रोल कर रहा है कि लिक्विडेटर या रिसीवर क्या क्या काम करा रहा है, सुपरवाइज कर रहा है और देख रहा है कि वट एवर इज हैपनिंग इट इज हैपनिंग एज पर माइंस एक्ट और नॉट। ओके, तो द प्रपोज डेफिनेशन ऑफ ओनर मीन्स एवरी पर्सन और अथॉरिटी हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ओवर अफेयर्स ऑफ माइन। अब अफेयर्स ऑफ माइन में पूरा कंट्रोल, तो माइनिंग में जो भी लिक्विडेटर रिसीवर जो भी काम करा रहा है उसको, उसके काम काज को देखना। एंड स्पेसिफाइज सच पर्सन और अथॉरिटी अंडर ऑल पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस इन द प्रेजेंट सिनेरियो, राइट। इसलिए हमारा आंसर बी होगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग ऑन दैट लैंड एंड हुएवर इज डूइंग दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एज पर द एक्ट देयर विल बी कैंटीन फॉर एवरी डैश नंबर ऑफ वर्कर्स। कैंटीन फॉर एवरी 250 वर्कर्स एंड फर्स्ट एड विल बी फॉर एवरी 150 वर्कर्स। माइंस एक्ट में कैंटीन 250 वर्कर के लिए होगा और फर्स्ट एड फॉर एवरी 150 वर्कर्स के लिए होगा, ठीक है। चलिए फैक्ट्रीज एक्ट का आपको याद है, फैक्ट्रीज एक्ट का याद है, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट का भी अगर हम लोग सिमिलर कंपैरिजन करें, है ना, तो फैक्ट्रीज एक्ट का भी अगर देखें तो वेलफेयर चैप्टर, वेलफेयर सेक्शन में आते हैं ये सारी चीजें। वेलफेयर सेक्शन में आता है अराउंड 41 टू 50, सेक्शन 41 टू 50 वेलफेयर की बात करता है ना। फैक्ट्रीज एक्ट जस्ट मैं रिवाइज कर रही हूँ आपके साथ। ओके, हाँ, और जहां तक मुझे याद आ रहा है सिटिंग के लिए 44 होता है, सेक्शन 44 इज फॉर सिटिंग। आई एम जस्ट रिवाइजिंग फैक्ट्रीज एक्ट फॉर यू ऑल। सेक्शन 45 फर्स्ट एड बॉक्स होता है, फर्स्ट एड होता है फॉर एवरी 150 वर्कमैन, इसमें भी होता है फॉर एवरी 150 वर्कमैन। और उसके बाद फिर एम्बुलेंस इज फॉर 500 वर्कर्स, मोर देन 500। एम्बुलेंस इज फॉर more than 500 workers, more than or equal to नहीं, more than 500 workers. And then canteen is for similarly more than 250 worker. Okay, और शेल्टर रूम फिर होता है, ये कैंटीन है सेक्शन 46 में। एंड देन 47 में हमारा क्या है, शेल्टर रूम है, शेल्टर रूम या फिर रेस्ट रूम है, शेल्टर रूम या फिर रेस्ट रूम है फॉर मोर देन 150 वर्कर, मोर देन 150 वर्कर, है ना। और उसी तरह सेक्शन 48 में ये सब वेलफेयर एक्ट में ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसा मैं लिख रही हूँ ऐसा आपके माइंड में होना चाहिए। क्रेज फॉर एवरी फॉर मोर देन 30 women, ओके। हाँ, और वेलफेयर ऑफिसर के बारे में है 49 में, किसके बारे में है, वेलफेयर ऑफिसर के बारे में, वेलफेयर ऑफिसर के बारे में, तो मोर देन 500 वर्कर्स के लिए हमारा वेलफेयर ऑफिसर है। तो ये फैक्ट्रीज एक्ट के वेलफेयर प्रोविजन है। तो ये यहाँ पे जो कैंटीन और फर्स्ट एड ये सिमिलर टू माइंस एक्ट है। तो माइंस एक्ट में बाकी सब इतना नहीं पढ़ना है आपको, पर फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ना है और याद भी रखना है, ये पूरा डेटा आपको याद होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Choose the correct statement. A worker will work for maximum 9 hours on surface. A worker will work for maximum 8 hours if posted underground. यस, जिसने भी कमेंट किया बिल्कुल सही कमेंट किया। फिर सेक्शन 51 के बाद 51 ऑनवर्ड्स क्या आ जाता है, वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट वर्कर्स आ जाता है। सेक्शन 51 ऑनवर्ड्स, है ना, यहाँ पे फिर वर्किंग आवर्स आ जाते हैं।
माइनिंग दो तरीके से होती है। मान लीजिए यहाँ पे लैंड है, तो लैंड के ऊपर भी माइनिंग होती है, ठीक है, लैंड के ऊपर माइनिंग हो रही है। और कभी कभी क्या होता है कि जमीन के नीचे जाना पड़ता है, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। तो दोनों के रूल्स थोड़े थोड़े अलग हैं। तो दोनों के रूल्स तो बोथ आर ट्रू हो जाएगा इसमें। अगर अंडरग्राउंड पोस्टेड है तो मैक्सिमम स्प्रेड ओवर मिला के, है ना, यहाँ पे स्प्रेड ओवर मिला करके मैक्सिमम 8 आवर्स ही होगा, और यहाँ पर स्प्रेड ओवर मिला के मैक्सिमम 9 आवर्स ही होगा अगर वो सरफेस में है। तो बोथ आर। मैक्सिमम टाइम ऑफ ओवर टाइम इज ओवर टाइम। अब स्प्रेड ओवर मिला करके तो 8 आवर्स और 9 आवर्स है स्प्रेड ओवर मिला के। अब मैक्सिमम टाइम ऑफ ओवर टाइम जो है वो मैक्सिमम कितना है, 10 आवर्स है। अच्छा 10 आवर्स है, मैक्सिमम ओवर टाइम इज 10 आवर्स एज पर सेक्शन 33। मैक्सिमम ओवर टाइम इज 10 आवर्स। ओके, हाँ। नहीं नहीं, हाँ, मैक्सिमम ओवर टाइम फैक्ट माइंस एक्ट में क्या होता है ना, वो जो भी माइंस एक्ट की प्रोसेस है उसको फैक्ट्रीज एक्ट के वर्कर से थोड़ा रिगरस मानिए, है ना। जमीन की खुदाई, जो ड्रिलिंग एंड ड्रेसिंग इज नॉट इजी, इसीलिए यहाँ पर ओवर टाइम बिल्कुल कम किया हुआ है, और स्प्रेड ओवर भी कम है। स्प्रेड ओवर भी कम है, स्प्रेड ओवर मिला करके 9 आवर्स है, स्प्रेड ओवर मिला करके 8 आवर्स है अंडरग्राउंड में, और ओवर टाइम मिलाकर 10 आवर्स है। ओके, तो 8 9 10 आप ऐसा भी याद रख सकते हैं। मैक्सिमम ओवर टाइम कंसिडरिंग बोथ सिचुएशन, ओपन कास्ट और अंडर कास्ट सब मिला करके 10 आवर्स है एज पर सेक्शन 33। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर माइंस एक्ट 1952 व्हाट विल बी द टाइमिंग फॉर वुमेन टू वर्क इन अ माइन। तो 10 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, ए है ना, 6 AM टू 7 PM। यस, तो एज पर सेक्शन 46, so एज पर सेक्शन 46 6 PM टू 7 PM, 6 AM सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ही कोई भी वुमेन माइंस में काम कर सकती हैं, है ना। इस ड्यूरेशन में यहाँ पे जो कुछ करीब 13 आवर्स का ड्यूरेशन है, इसमें इसी में आपको कोई सा भी 8 आवर्स या 9 आवर्स वुमेन काम कर सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। सेक्शन 46, तो 46 अबाउट टाइमिंग ऑफ वुमेन टू वर्क इन अ माइन। सेक्शन 33 ओवर टाइम की बात करता है। नेक्स्ट, हाँ, इफ इन एनी माइन देयर आर 500 वर्कर्स देन हाउ मेनी माइंस वर्कमैन इंस्पेक्टर आर रिक्वायर्ड टू बी पोस्टेड। ये क्वेश्चन ना एक बार आया है एग्जाम में, इसलिए इसका हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म। If in any mine there are 500 workers, then how many mines workmen inspector are required to be posted? देखिए इसका एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला का जो उसको फॉर्मूला को कहते हैं रूल 29Q। रूल 29Q, नंबर ऑफ वर्कर इज बिटवीन 500 to 1500, तो 3 इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड होंगे। 500 से 1500 के बीच में अगर वर्कर है तो 3 इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। 1 2 3 3 इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड होंगे, एक माइनिंग से, एक मैकेनिकल से, एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, है ना। तो एक हमारा माइनिंग से हो जाएगा, एक हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हो जाएगा, और एक हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हो जाएगा, और टोटल कितने हो जाएंगे, 3 इंस्पेक्टर, अगर 5 से 15 के बीच में है तो, ठीक है, एक एक। अब उसके बाद देखिए, अगर वर्कर्स 500 से ज्यादा है, अगर 500 से ज्यादा है, मान लो 500 से 2500 के बीच में है, तो 4 इंस्पेक्टर विल बी नीडेड, और माइनिंग से एक बढ़ जाएगा, 2 1 1, और टोटल 4 इंस्पेक्टर नीडेड होंगे, ठीक है। तो 1 person फ्रॉम माइनिंग विल इंक्रीज फॉर एवरी 1000 इंक्रीज। तो अगर 2500 से मतलब 2500 टू 3500 वर्कर हो, तो माइनिंग से फिर एक 3 हो जाएगा, मैकेनिकल से एक, इलेक्ट्रिकल से एक, टोटल टोटल 5 इंस्पेक्टर होंगे। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला, 500 to 1500, 3 डिपार्टमेंट से एक, फॉर एवरी 1000 इंक्रीज 1 इंस्पेक्टर विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम माइनिंग डिपार्टमेंट। ओके, अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। 500 वर्कर्स ही हैं, देन हाउ मेनी माइंस इंस्पेक्टर, 3। अगर आ जाता है 4000 वर्कर्स है, 4000 वर्कर्स है, तो कितना हो जाएगा, 4000 वर्कर है तो टोटल 4 इंस्पेक्टर हो जाएंगे, एंड 4 हो जाएंगे, नहीं हाँ टोटल 6 हो जाएंगे ना, 4 फ्रॉम माइनिंग डिपार्टमेंट एंड 1 फ्रॉम मैकेनिकल एंड 1 फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, एज पर द फॉर्मूला 29Q। ओके, है ना। चलिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
Reportable injury, any injury other than seriously bodily injury which involves the absence of involved person from work for more than a period of dash hours. 5 नहीं 6 होगा यार. हाँ नहीं 6 वर्कर्स होगा. अगर 4000 वर्कर है तो 6 टोटल 6 इंस्पेक्टर होंगे. 12 का 4. देखिए दो तरह की इंजरी होती है. पहला होता है सीरियसली बॉडीली इंजरी और दूसरा होता है रिपोर्टेबल इंजरी. तो सीरियसली बॉडीली इंजरी होगी तब तो भाई आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा. लिम्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, हाथ में पैर में कुछ दिक्कत है, सिर में दिक्कत है, ज्यादा गहरी चोट लगी है, मे बी वुड बी हॉस्पिटलाइज फॉर 10 days 15 days और मंथ्स. ओके. या फिर अगर रिपोर्टेबल इंजरी मतलब ऐसी इंजरी जो कि जिसके कारण आप काम पे नहीं आ पा रहे हो 72 दिनों से ज्यादा, 72 घंटों से ज्यादा. ठीक है. मतलब अगर छोटी मोटी इंजरी है जिससे आपने 2 या 3 दिन का मैक्सिमम आपने लीव लिया है तो वो कोई इंजरी में काउंट नहीं होगा. ठीक है. लेकिन दो तरह की, अगर रिपोर्टेबल इंजरी मतलब 3 दिन से ज्यादा आप एब्सेंट हो, 72 आवर्स से ज्यादा एब्सेंट हो, तो रिपोर्ट करना है कि भाई 3 दिन से ज्यादा एब्सेंट है मतलब इंजरी गहरी है. और सीरियसली बॉडीली इंजरी तो ऑब्वियसली उसको कंसिडर तो करेंगे. तो दो तरह की इंजरी है, reportable and serious. If more than 72 hours of worker is absent, it is considered reportable injury. Or if any body part is damaged to bodily injury, और below 72 hours अगर 3 दिन में वर्कर ठीक हो जा रहा है तो वो कोई इंजरी है ही नहीं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. देखिए यहाँ पे 3 तरह की बात होती है, रेगुलेशन, रूल्स और बायलॉज. तो क्या आपको इसके बारे में पता है इन्फॉर्मेशन? रेगुलेशन क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, बायलॉज क्या होते हैं? 13 का ए आ रहा है और सी आ रहा है आंसर. रेगुलेशन क्या होते हैं भाई? रेगुलेशन हमेशा बाइंडिंग बाय लॉ होते हैं ना. रेगुलेशन तो हमेशा बाइंडिंग, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उसमें लेबर रेगुलेशंस हमेशा बाइंडिंग बाय लॉ होता है. रेगुलेशन ये तो मतलब ध्यान में रखिए. रूल्स क्या होता है? नो स्मोकिंग इज अ रूल, है ना. तो नो स्मोकिंग इज अ रूल, तो रूल में लॉ नहीं आ रहा है. नो स्मोकिंग स्टैंडिंग इन लाइन इज अ रूल. लेकिन रेगुलेशन कहीं बात होती है तो रेगुलेशन मतलब जो जिसे लॉ ने कहा है जो आपको फॉलो करना है. डायरेक्टिव्स और स्टैट्यूट्स बाइंडिंग बाय लॉ, स्टैट्यूटरी होती है रेगुलेशंस. तो ए का तो डेफिनेटली सी होगा. और अब आ गया बायलॉज और रूल्स. ठीक है. तो रूल्स हो गए हमारे, इंस्ट्रक्शन फॉलोड फॉर डूइंग समथिंग करेक्टली इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंड इन अ लाइन, नो स्मोकिंग एंड ऑल, वो सब रूल्स होते हैं. और बायलॉज क्या होते हैं? बायलॉज की कोई पंचायत हो गया, कमिटी हो गया, मतलब उन्होंने कुछ मिलजुल कर ऐसा डिसाइड किया. पंचायत में आता है ना कि इसे फर्दर इतना सजा दिया जाएगा. कमिटी मिलकर के, कुछ डिसिप्लिनरी कमिटी मिलकर कुछ नियम बनाई कि किसी पर्सन ने सच एंड सच मिसकंडक्ट किया है तो उसे ये सजा दी जाएगी. तो वो सारा कुछ क्या होता है? बायलॉज होता है. पास बाय कमिटीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई कम्युनिटी अगर पास करता है तो वो आपस में डिसाइड करते हैं कम्युनिटीज की, हाँ चलो अब सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ₹10 फॉर सरस्वती पूजा और समथिंग. तो वो सारा कुछ बायलॉज होता है. तो रूल्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, है ना. और रेगुलेशन हमेशा बाइंडिंग बाय लॉ. Next, chief inspector is appointed by dash. No person will be appointed who is or becomes directly or indirectly interested in any mines. अगर इंस्पेक्टर माइंस में इंटरेस्टेड हो जाएगा तो करप्शन हो जाएगा, राइट. और चीफ इंस्पेक्टर को हमेशा कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एप्रोप्रिएट ऑफिसर है. सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमारे चीफ सर्टिफाइंग सर्जन को भी अपॉइंट करेगी. द चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर कैन कंडक्ट एग्जामिनेशन और इंक्वायरी व्हेनेवर दे सीम फील टू सेट. वो बस कभी भी इंक्वायरी वो लोग कर सकते हैं कि किसी भी माइनिंग के ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए. एंड इफ अ पर्सन वांट्स टू गेट गेन्स फ्रॉम माइन, ही कैन नॉट बी चीफ इंस्पेक्टर. दैट्स इट. नेक्स्ट, who is the person who enters the mine for surveying, labeling or measuring any part of mine? Very important. Let's see who all can answer. Who enters the mine for surveying, labeling or measuring any part of mine? Question number 15 C. Yes, स्पेशल ऑफिसर. तो स्पेशल ऑफिसर का वही काम है कि चेक करना कि इसके पास टेक्निकल डिटेल्स होती हैं. वो आकर के चेक करता है कि भाई सर्वे करता है, लेबल करता है, मेजर करता है. अब अंडरकास्ट जो माइनिंग है वो मान लीजिए यहाँ पे कि 6 फीट होनी चाहिए डीप,
तो वो 6 फीट डीप है कि नहीं है, वो स्पेशल ऑफिसर सारा चेक करता है। स्पेशल ऑफिसर कभी भी आ सकता है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन में आएगा तो नोटिस नहीं देगा, अदरवाइज वो ओनर को 3 दिन का नोटिस देकर के आ रहा है कि भाई मैं आ रहा हूँ और आई विल चेक योर माइन कि हर चीज ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है। तो 6 मीटर डीप अगर हो तभी माइन, तभी हम उसे माइन कंसीडर करते हैं, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे खुदाई चल रही है, 6 मीटर डीप हो तभी उसे हम माइन कहेंगे। तो 6 मीटर डीप है कि नहीं, ये सब कुछ एसरटेन करने के लिए, फैटाउन करने के लिए कौन आता है, स्पेशल ऑफिसर आता है। स्पेशल ऑफिसर इज अ पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस गिव्स नोटिस फॉर 3 days टू ओनर और एजेंट बिफोर विजिटिंग, कि 3 दिन का नोटिस देता है, और इमरजेंसी का केस में उसे नोटिस नहीं देना है, वो डायरेक्टली भी आ सकता है, राइट। चलिए, अब विच इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। ठीक है, माइंस एक्ट में सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही सबसे क्वेश्चन आता है। और अभी तक तो माइंस एक्ट से उतना सेक्शंस नहीं पूछा गया, बट फिर भी जो कुछ भी जितना भी सेक्शंस में करवा रहे हैं उसको ध्यान में रखिए, है ना, फिर भी ध्यान में रखिए। और ये सब जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जो एमसीक्यूज के थ्रू हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, वो सब भी नोट डाउन करते रहिए, समझिए, जैसे भी आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे माइंस एक्ट में भी होता है। चीफ इंस्पेक्टर or inspector can enter any time for doing occupational health survey after giving notice to owner, agent और manager। यहाँ पे आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ये चारों पॉइंट सही है, समझेंगे। तो चीफ इंस्पेक्टर नोटिस देता है ओनर और एजेंट को, और आता है कभी भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे करने के लिए, ठीक है। और एम्प्लॉइज हु प्रेजेंट themselves will be paid overtime and the treatment will be done on the cost of manager। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के लिए लोग अगर प्रेजेंट होते हैं तो ज्यादा देर के लिए, जितने भी देर के लिए प्रेजेंट रहेंगे, तो एज पर ओवर टाइम उनको पैसे मिलेंगे। और जितना भी ट्रीटमेंट होगा वो सारा मेडिकल ट्रीटमेंट अगर किया जाए, किसी का अगर हेल्थ बीपी डाउन है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ अगर आता है, तो जो भी ट्रीटमेंट या मेडिसिन चाहिए होगा, सबका कॉस्ट कौन देगा, मैनेजर देगा। फिर अगर मेडिकली अनफिट पाया गया, किसी भी एम्प्लॉय को मेडिकली अनफिट पाया गया, तो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट कौन देगा, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देगा हमारा ओनर अल्टीमेट एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बताएगा कि कोई अगर किसी को अगर माइनिंग नहीं कोई पर्सन कर सकता है, तो उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल सकता है कि वो बैठ करके कैलकुलेशन का काम करें एंड ऑल। फिर डिसेबिलिटी अलाउंसेस एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन टू बी गिवन, जैसा भी रिक्वायर्ड होगा वो उनको देगा, ठीक है। तो ऑल द पॉइंट्स आर करेक्ट, ऑल द पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, दिस ऑल हैपेंस इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। चीफ इंस्पेक्टर आते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे करवाते हैं, और एम्प्लॉय जो भी प्रेजेंट होते हैं उनको ओवर टाइम पे किया जाता है, मेडिसिन मैनेजर देता है। अनफिट है तो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, और जहां भी जरूरत है वहां डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी कंपनसेशन दिया जाता है। अब अलाउंसेस और कंपनसेशन में क्या डिफरेंस है, डिसेबिलिटी अलाउंसेस, डिसेबिलिटी कंपनसेशन। डिसेबिलिटी अलाउंसेस तब दिया जाता है जब एम्प्लॉयर हैज नो एनी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो डिसेबिलिटी अलाउंस दिया जाता है। अगर कोई भी एम्प्लॉय ही इज फाउंड मेडिकली अनफिट कि भाई अब वो माइनिंग नहीं कर सकता, ठीक है, तो क्या होगा, उसे डिसेबिलिटी अलाउंसेस दी जाएगी अगर एम्प्लॉयर के पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और डिसेबिलिटी कंपनसेशन, अगर एम्प्लॉय बोलता है भाई हम कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, इफ आई एम अनफिट, तो मैं जा रहा हूँ, मैं घर पे कुछ काम करूंगा, अपना देखूंगा, खेती करूंगा, कुछ भी, तो एम्प्लॉय डिसाइड्स टू लीव, तो एम्प्लॉयर हैज टू गिव डिसेबिलिटी कंपनसेशन, ओके, राइट। अगर एम्प्लॉय खुद डिसाइड करता है कि उसे छोड़कर जाना है तो, ओके, राइट। नेक्स्ट, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माइंस कमिटी। माइंस कमिटी, देखिए हर एक्ट को याद करने का तरीका क्या है। सब बच्चे मुझसे, सबसे ज्यादा डाउट मुझे अभी तक यही आया है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में, मैंने देखा कि मैम सेक्शंस कैसे याद रखें, या फिर हर एक्ट में जितने भी कमिटीज हैं वो सब में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे याद रखें। तो मेरा जवाब यही रहता है कि हर एक्ट की कुछ ना कुछ यूएसपी होती है। जैसे माइंस एक्ट में क्या है, माइंस एक्ट में है स्पेशल ऑफिसर, है ना, ये किसी और एक्ट में नहीं है, स्पेशल ऑफिसर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी में है। माइंस कमिटी, फर्दर माइंस कमिटी के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक पूछा गया है। हमेशा सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई डिफिकल्ट सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस मैच द फॉलोइंग में आता है। कभी कभी माइंस कमिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट से क्वेश्चन आए हैं, दैट्स इट, बस इसी तरह। तो माइंस कमिटी का क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो माइंस कमिटी में पहला एक चेयरमैन रहता है, दूसरा दो पर्सन रहते हैं माइनर्स के, 2 पर्सन रहते हैं ओनर्स के, 2 क्वालिफाइड इंजीनियर्स होते हैं, नॉट एम्प्लॉयड इन माइनिंग, 2 क्वालिफाइड इंजीनियर्स होते हैं, एक चीफ इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, एक चेयरमैन एक चीफ इंस्पेक्टर, एक एक ऐसे याद रखेंगे, एक चेयरमैन एक चीफ इंस्पेक्टर, फिर 2 लोग माइन से, 2 लोग मतलब 2 लोग एम्प्लॉयर की तरफ से और 2 लोग एम्प्लॉय की तरफ से,
है ना, एक और 2 लोग इंजीनियर, तो दो हर तरफ से है, एक चेयरमैन एक चीफ इंस्पेक्टर हो गया, फिर 2 एम्प्लॉय की तरफ से, फिर 2 एम्प्लॉयर की तरफ से, और फिर 2 न्यूट्रल इंजीनियर, है ना। तो ये कमिटी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, माइंस कमेटी का। 2 2 4 2 6 7 8 लोग, ओके, माइंस कमेटी का। 17 का आंसर एफ है। आई होप आप याद करते भी चले। तो माइंस कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली, okay, or in case of 2 representative, one will be from coal mines necessarily, it is in section 12. Section 12 talks about mines committee, section 11 talks about certifying surgeon, section 12 talks about mines committee, और ये बताता है कि जो 2 माइनर्स हैं, one will be from coal mines necessarily, one has to be from coal mine, okay, हाँ। और उसके बाद माइंस कमेटी का क्या काम है, क्यों फॉर्म होती है, कोई डिस्प्यूट है या फिर कोई हजार्ड है कि भाई माइंस जिस एरिया में है वहाँ पे लैंडस्लाइड आने वाला है, फ्लड आने वाला है, या फिर कुछ भी होने वाला है, या फिर सुनामी आ गया, या फिर कुछ भी हो गया, तो वो सब कुछ एनी इंस्पेक्टर, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रोसीडिंग, कमेटी का सारा काम है कि भाई उसके बारे में डिस्कस करो और उसका रिजल्ट दो। माइंस कमेटी का ये काम है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ माइंस कमेटी। माइंस कमेटी का फंक्शन क्या है, consider proposal and make recommendation to central government for making rules and regulation, inquire into accidents and other person, hears and decides any appeal or objection against notices, A B C, तीनों which are not होगा, which are not the function, तो पॉइंट नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, which are not the function। देखिए माइंस कमेटी का क्या क्या काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देना कि भाई आप ये सारे चेंजेस लाइए, रूल्स और रेगुलेशन में कुछ अगर चेंजेस लाने की जरूरत है तो, एक्सीडेंट वगैरह होता है तो भी इंक्वायरी करती है माइंस कमेटी, कोई ऑब्जेक्शन है, कोई अपील आया है अगेंस्ट नोटिसेस, तो वो भी इंक्वायर करती है माइंस कमेटी। लेकिन चीफ इंस्पेक्टर का, अगर Chief Inspector shall take part in proceeding of the committee with respect to an appeal made by him, नहीं, चीफ इंस्पेक्टर अगर कोई अपील दायर करता है तो ही विल नॉट टेक पार्ट इन इट्स प्रोसीडिंग, है ना। अब कोई अपील चीफ इंस्पेक्टर ही दायर किया है और वही उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा उसके प्रोसीडिंग में, तब तो बायसनेस हो जाएगी, तब तो करप्शन हो जाएगा, राइट। ही हैज टू स्टे अवे इन इट्स प्रोसीडिंग। ये सेंटेंस ही पूरा गलत है ना, ये सेंटेंस ही पूरा गलत है। चीफ इंस्पेक्टर shall never take part in proceeding of the committee with respect to any appeal which he has made. Okay, yes, so understood, point number D will be wrong, ABC माइंस कमेटी का काम है। next, dash is when work of same nature is carried out by 2 or more sets of person working during different periods of the day, schedule, relay, regulation, shift। इसका आंसर है रिले। तो रिले मतलब क्या होता है कि व्हेन वर्क ऑफ सेम नेचर इज कैरिड आउट बाय 2 और मोर सेट ऑफ पर्सन। अब 24 घंटे काम होना है किसी फैक्ट्री में, तो टोटल 24 आवर्स में 8 आवर्स एम्प्लॉय ए, 8 आवर्स एम्प्लॉय बी, 8 आवर्स एम्प्लॉय सी। तो रिले 1 में एम्प्लॉय ए है, रिले 2 में एम्प्लॉय बी है, रिले सी में एम्प्लॉय सी है। तो दिस इज व्हाट वर्क ऑफ सेम नेचर इज कैरिड आउट बाय 2 और मोर सेट ऑफ पर्सन वर्किंग ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द डे, दैट इज रिले। शेड्यूल नहीं है, रेगुलेशन है। शिफ्ट भी रिले का ही फॉर्म है, बट शिफ्ट थोड़ा देखिए, पीरियड ऑफ सच पीरियड इज कॉल्ड शिफ्ट। देखिए तो रिले, I'll make you understand the difference between relay or shift. तो section 2R where work of same kind is carried out by 2 or more set of worker working during different periods of the day, it is called relay। तो relay refers to work, है ना। रिले 1 में क्या काम हुआ, तो दैट इज रिले इज रिफर्स टू काइंड ऑफ वर्क। और शिफ्ट क्या कहते हैं, टाइम पीरियड को, उस टाइम पीरियड को शिफ्ट कहते हैं, है ना। जैसे कि शिफ्ट ए, तो अगर आपके कोई फ्रेंड पीएसयू में काम करते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं आप किस शिफ्ट में काम कर रहे हो, तो ही विल रिप्लाई आई एम वर्किंग इन शिफ्ट ए। शिफ्ट ए, तो शिफ्ट इज व्हाट, कि अगर हम रिले को टाइम पीरियड से नोटिस करते हैं तो वो शिफ्ट है। अदरवाइज ये जो वर्क का राउंड है उसको रिले कहते हैं, है ना। when work of same nature, जैसे रिले 1 is here, रिले 2 is here, रिले 3 में ये पर्सन है, रिले 3 में तो वर्क को हम अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो दैट इज रिले। अ टाइम पीरियड इज कॉल्ड शिफ्ट। ओके, the time period for relay is called shift। Question number 20, dash government will carry out the process of recovery of expenses from owner, agent, manager by distress and sale of movable property by giving him a notice of dash fix। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे में ऑक्यूपेशनल हेल्थ
सर्वे में काफी सारा ट्रीटमेंट कराना पड़ गया ओनर को, तो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लिए, ऑब्वियसली चीफ इंस्पेक्टर या कहीं से भी उसने पैसे लिए और वो ट्रीटमेंट करवा रहा है एम्प्लॉय का, या फिर किसी भी ऐसे चक्कर में OHS ओनर जो है ना रिस्पॉन्सिबल है, अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो उसने अगर फाइनेंशियली हेल्प किया कहीं किसी को, तो अगर उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लिए हैं फॉर दैट, मेनली फॉर OHS ऐसा होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो नोटिस देती है ओनर एजेंट या मैनेजर को फॉर 6 वीक्स, है ना, यस 6 वीक्स का नोटिस देते हैं कि भाई रिकवरी करो एक्सपेंसेस का, और अदरवाइज his otherwise his property will be sold, ऑप्शन होगा, तो विद इन अ नोटिस ऑफ 6 वीक्स, ओके। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसेस ऑफ रिकवरी करती है ओनर से तो 6 वीक्स का नोटिस देती है, बस ये इतना ध्यान में रखेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। If any owner, agent or manager wants to start mining operation, he will give notice to inspector, controller of Indian Bureau of Mines at least dash month before the commencement of an operation, है ना। अब आपको ऐसा लगा कि भाई हो सकता है कि मेरे गार्डन में कुछ शायद कोयले की खान है, ठीक है, आपने कुछ पता करवाया तो लगा कि हाँ चलो सही है, तो आपने माइनिंग ऑपरेशन आपने करने को सोचा, तो माइनिंग ऑपरेशन करने को सोचा, तो कहीं भी आपको अगर मिलता है कि हाँ भाई मेरे गार्डन में ऑयल है या फिर किसी भी तरह का मिनरल है, तो आप किसको नोटिस दोगे, आप नोटिस दोगे इंस्पेक्टर कंट्रोलर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस एटलीस्ट 1 मंथ, आई थिंक 1 मंथ, एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर दी commencement of operation आप उनको नोटिस भेजोगे कि सर आफ्टर 1 मंथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द माइनिंग ऑपरेशन एज पर माइंस एक्ट 1952 in this area I have employed such and such number of workers, okay, yes, किसको दोगे, कंट्रोलर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। Next question number 22. If there is a danger and mining operation needs to be prohibited, then the inspector shall. This is very important. All of the above answer होगा हमारा कि कोई डेंजर है, ठीक है, माइनिंग ऑपरेशन को रोकना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसा कुछ पता चला कि जहाँ पे माइनिंग हो रही थी वहाँ पे कुछ उसके आसपास कुछ अर्थक्वेक का एपिक सेंटर है, या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, या फिर आपने वो मूवी देखी है एरिक ब्रोकोविच, है ना, इसमें ना वो कौन सा हेक्सावेलेंट क्रोमियम CR6 हेक्सावेलेंट क्रोमियम रहता है ना, उसको यहाँ पे एक्चुअली इसका पॉल्यूशन होता है हेक्सावेलेंट क्रोमियम का, तो आसपास की फैक्ट्रीज वगैरह आसपास की माइनिंग ऑपरेशन सब कुछ रुकवाना पड़ता है जहाँ पे हेक्सावेलेंट क्रोमियम का स्प्रेड है। एरिक ब्रोकोविच मूवी है, जूलिया रॉबर्ट्स की है, इट्स एन अमेजिंग मूवी, ठीक है। तो वहाँ पे तो अगर इसी तरह से आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ आसपास प्रॉब्लम है जिसके कारण माइनिंग ऑपरेशन को रुकना है, तो क्या होगा कि इंस्पेक्टर शैल गिव नोटिस टू ओनर एजेंट और मैनेजर फॉर डेंजर एंड प्रोहिबिटिंग माइनिंग विद इन 10 डेज, ठीक है, 10 दिन के भीतर उसे नोटिस देगा कि यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी है या फिर ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है, तो आप माइनिंग ऑपरेशन रुक दीजिए। और उसके बाद अगर ये नहीं सुना, ओनर एजेंट या मैनेजर ने बातें नहीं सुनी, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट नोटिस देगा, गिव नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डेंजर एंड प्रोहिबिटिंग माइनिंग ऑपरेशन विद इन 20 डेज इफ ओनर हैज ऑब्जेक्शन, यहाँ पे 10 डेज फिर 20 डेज, ठीक है। और उसके बाद फिर कमिटी भी को भी विद इन 2 वीक्स हम इस ऑब्जेक्शन को रेफर करेंगे, ऑल ऑफ द अबव, 10 डेज टू ओनर, 20 डेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद कमिटी को भी हम रेफर कर देंगे इन द विद इन 2 मंथ्स, हम कमिटी को भी रेफर कर देंगे इन सब के ऑब्जेक्शंस, या फिर क्या करना है फिर कमिटी डिसाइड करेगी, ओके। इंस्पेक्टर का ये काम है, राइट, यस, इंस्पेक्टर का ये काम है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, 10 डेज 20 डेज and objection to mines committee within 2 months. Next, if there has been any accident, it's notice to be kept on board for not less than dash days from the date of accident. अब माइंस में किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो फिर हम कितने दिनों तक की नोटिस देंगे, आंसर होगा 14 डेज, राइट, हाँ 14 डेज का हम नोटिस रखते हैं नोटिस बोर्ड पे, नॉट लेस देन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। 23 का 14 डेज होगा। नोटिस वाली चीजें हमें मोस्टली नोटिस वाली चीजें 14 दिन की ही होती है, मोस्टली नोटिस की अगर बात होगी तो नोटिस बोर्ड पर आपको 14 दिन ही डिस्प्ले करना है, इन ऑल द एक्ट्स इट्स लाइक दैट। माइंस एक्ट इज एप्लीकेबल वेयर every mine where 100 or more workers are employed, every mine where 20 workers are employed below ground and 50 workers above ground, every mine where 20 workers
workers are employed below ground and 50 above ground, all of the above. चेंज नहीं किया है ना। तो माइंस एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है? जहाँ पे 20 वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं बिलो ग्राउंड, बिलो ग्राउंड 20 वर्कर्स एम्प्लॉयड है, और अगर ग्राउंड पे ही काम हो रहा है तो 50 वर्कर्स। तो मिनिमम 20 वर्कर्स और मिनिमम 50 वर्कर्स अबव ग्राउंड अगर एम्प्लॉयड है तो माइंस एक्ट हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर बी। ओके, यस, पॉइंट नंबर बी, यस यस यस, बी और सी। एक्चुअली मुझे यहाँ पे कुछ एडिट करना था कंफ्यूज करने के लिए 40 वर्कर्स एंड ऑल, तो मैंने चेंज नहीं किया ताकि मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर सकूं। चलिए, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड? कुछ पेनल्टीज के बारे में भी देख लेते हैं। रिकॉर्ड को फॉल्सिफाई आपने किया तो क्या पेनल्टी है? तो 3 months इम्प्रिजनमेंट एंड 1000 रुपीज फाइन। 3 months इम्प्रिजनमेंट एंड 1000 रुपीज फाइन। कुछ अगर आप ओनर हो, ये सब ओनर के बिहाफ पे है, ओनर को मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स ऑफ ऑल द माइनर्स। तो ओनर क्या किया यहाँ पे, उसने रिकॉर्ड में कुछ गलतियां मेंटेन की, कुछ गलती रखी और ठीक से नहीं बताया, एज गलत कर दिया या कुछ भी, एडोलेसेंट को एम्प्लॉय किया है, उसे एज एन एडल्ट वो शो कर रहा है, कुछ गलत रिकॉर्ड बनाया है, तो 3 months इम्प्रिजनमेंट एंड 1000 रुपीज फाइन की बात होती है यहाँ पर। ओके, match the following: hours of work above ground with spread over, hours of work below ground with spread over night shift। ये आसान है। above ground आप अगर वर्क कर रहे हो तो विथ स्प्रेड ओवर मैक्सिमम 9 hours, above below ground आप काम कर रहे हो तो विथ स्प्रेड ओवर मैक्सिमम 8 hours, ये मैंने आपको बताया ही था। और अगर नाइट शिफ्ट में आप काम करते हैं तो रेस्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 24 hours, एक बार आप नाइट शिफ्ट में आए उसके बाद अगले 24 घंटे तक आपकी छुट्टी है, फिर जो भी शिफ्ट बचेगा उसमें आना है ना। जैसे कि आज नाइट शिफ्ट आप गए, आप मॉर्निंग 6 AM आप आ रहे हो, तो नेक्स्ट मॉर्निंग 6 AM तक आपकी छुट्टी, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग 6 AM पे फिर आओगे, 6 AM टू 3 AM जैसा होगा उस हिसाब से आओगे। तो नाइट शिफ्ट के बाद रेस्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 24 hours होता है। ओके, हाँ, इट विल बी लाइक दैट। नेक्स्ट, एजेंडा टू बी डिस्कस्ड इन मीटिंग शैल रीच टू कमिटी एटलीस्ट डैश डेज बिफोर द मीटिंग। अब माइंस कमिटी में ना थोड़ा एलाबोरेट होती हैं चीजें, तो जिस भी चीज के बारे में डिस्कशन होना होता है तो उसमें 7 दिन पहले, तो मीटिंग के पास, माइंस कमेटी के पास एजेंडा टू बी डिस्कस इन मीटिंग शैल रीच टू कमिटी एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग। 7 दिन पहले हमें पहुंचा देना है कि भाई इस एजेंडा पे माइंस कमेटी डील करेगी। जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है, डिस्प्यूट होता है, करप्शन होता है, ये सारे मैटर्स कौन डील करता है? माइंस कमेटी। और वहाँ पे 7 दिन पहले हमें बताना होता है माइंस कमेटी को कि भाई एजेंडा क्या होगा मीटिंग का। विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रेगुलेशंस? अब सेंट्रल गवर्नमेंट सारे रेगुलेशन बनाती है, इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है, चीफ सर्जन को अपॉइंट करती है, माइंस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो कौन सा सेक्शन एम्पावर कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारा काम करेगी? तो इट इज सेक्शन 57। सेक्शन 57 एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रेगुलेशंस। एज पर माइंस एक्ट 1952 सेक्शन 2R डिफाइंस अ वीक। कोई भी वीक कब स्टार्ट होता है? कहीं भी जितनी भी लेजिस्लेशन आप पढ़िएगा कि जितनी भी लेजिस्लेशन, तो वीक कब से स्टार्ट हो रहा है? वीक स्टार्ट हो रहा है संडे से। ठीक है, संडे से वीक स्टार्ट होता है। और संडे एक्चुअली कब स्टार्ट हो रहा है? संडे स्टार्ट हो रहा है सैटरडे जब एंड हो रहा है तो रात के 12 बजे मिडनाइट। तो मिडनाइट ऑफ सैटरडे से हमारा संडे स्टार्ट हो रहा है और उसी समय हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अ पीरियड ऑफ 7 days स्टार्टिंग एट मिडनाइट ऑफ सैटरडे नाइट। ओके, सारे एक्ट में वीक यही है, 29 का 1 होगा ना भाई, है ना। मिडनाइट ऑफ संडे नाइट नहीं, मिडनाइट ऑफ संडे नाइट तो फिर हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वीक में हम संडे से स्टार्ट करेंगे, तो संडे से स्टार्ट करेंगे तो मिडनाइट ऑफ सैटरडे नाइट होगा। पॉइंट नंबर ए। चलिए, वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द माइंस एक्ट। द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी इज लोकेटेड एट? The Office of Director General of Mines Safety is located धनबाद। यस, धनबाद झारखंड में है और वहां पर काफी सारे कोल माइंस हैं इन एंड अराउंड धनबाद, तो इसीलिए ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी भी वहीं पर है। ISM धनबाद भी आपने सुना होगा, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, राइट। चलिए, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं।
कल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट शुरू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। और माइंड सेट में आप लोग रिवाइज कीजिए, डेफिनेटली नोट्स बनाइए, और कहीं कुछ दिक्कत लगे, कंफ्यूजन लगे तो मुझे बताइए। आई विल रीलुक, आई विल रीचेक, कुछ अगर जरूरत हो तो मैं बताऊंगी। ओके, या so I'll be ending the session now, and thank you all for your time. Yes. Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.